Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second chapter of class 10th Geography, Forest and Wildlife Resources, वन तथा वन्य जीव संसाधन। एक अच्छा आसान सा चैप्टर रहने वाला है ये। सीबीएसई स्टूडेंट के लिए एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है, एचबीएसई या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी सिलेबस का ये पार्ट है। छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो बता देते हैं। सबसे पहले हम पहला जो हमारा आज का एपिसोड रहेगा उस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता क्या होती है, भारत कैसे जैव विविधता में धनी राष्ट्रों में आता है, और IUCN जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसने जीवों का और अन्य प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरीज में कैसे किया है, जैव विविधता के विनाश के क्या कारण हैं, वनों से हमें क्या लाभ मिलते हैं और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार तथा समाज क्या कदम उठा रहा है। तो ये हमारे कुल 3 एपिसोड इस चैप्टर में रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पहले एपिसोड की बात करते हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता का अर्थ है यानी कहीं पर भी जहाँ पर हम रह रहे हैं उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले समस्त वन्य जीव और वनस्पति जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैव विविधता क्या होती है। हमारी पृथ्वी है, इस पर नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं। उसमें सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, जोंक है, वट वृक्ष जैसे बहुत बड़े पेड़ यानी बरगद के पेड़ हैं, वहाँ पर हाथी, ब्लू व्हेल यानी छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक यहाँ पर वन्य जीव और पेड़ पौधे और वनस्पति पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी तक वैज्ञानिक खोज भी या उनको नाम भी नहीं दिया गया है। तो असंख्य जीवों का असंख्य वनस्पति जगत का ये आधार है हमारी पृथ्वी। अब जैव विविधता क्या होती है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैव विविधता क्या है और भारत और जैव विविधता क्या है। जैव विविधता शब्द वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो डाइवर्सिटी, बायो प्लस डाइवर्सिटी, जैव विविधता यानी किसी क्षेत्र विशेष में किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की प्रजातियों को उस स्थान की हम जैव विविधता कहेंगे। जैव का अर्थ है जीवित प्राणी और वन्य जीव तथा वनस्पति यानी फ्लोरा और फौना दोनों आ जाएंगे, और विविधता का अर्थ है अलग अलग प्रकार के, यानी किसी स्थान पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो वहाँ की जैव विविधता होगी। अब आप अपना एरिया लीजिए तो वहाँ पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कितने प्रकार के पशु पक्षी या अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, वो वहाँ की जैव विविधता है। जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उतनी ही जैव विविधता अधिक होगी। जैव विविधता में भारत विश्व के 12 उन देशों में शामिल है जो जैव विविधता में काफ़ी अधिक धनी है या वृहद जैव विविधता वाले देश है, उस सूची में शामिल है। ये 12 कौन से देश है जहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है? उनमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, चाइना शामिल है। ये सभी देश हैं जिनका आकार बहुत अधिक है, बहुत बड़े आकार में है, विश्व के 7 सबसे बड़े देशों में से एक है। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी शामिल है, उसमें कोलंबिया, इक्वेडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, जायरे, ये देश भी शामिल है। ये 12 देश है जहाँ पर जैव विविधता वो अधिक पाई जाती है। यदि इन देशों की जैव विविधता को हम सुचारू रूप से संयुक्त रूप से अगर हम देखें तो ये विश्व की कुल जो जैव विविधता है उसका 60 से 70% होगा, यानी 60 से 70% जो विविध प्रकार के वन्य जीव और वनस्पति पाई जाती है वो केवल इन 12 देशों में पाई जाती है। तो ये जैव विविधता में बहुत अधिक धनी देश हैं जिनका हमने अभी बात की, जिनके बारे में हमने जाना। भारत जैव विविधता में धनी देश है कैसे? क्वेश्चंस कई बार ये आपके एग्जाम का हिस्सा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता में बायोडाइवर्सिटी में रिच है, धनी है। भारत जैव विविधता में धनी देश है। भारत के जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उनके अनुसार भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। लगभग 90,000 प्रकार के वन्य प्राणियों की प्रजातियां भी भारत में पाई जाती है। जो विश्व की वनस्पति और जीवों की बात करें तो वनस्पति जगत का ये 7% अकेले भारत में, और विश्व के जीवों का लगभग 6.5% अकेले भारत में पाया जाता है। तो क्या ये काफ़ी नहीं है ये कहने के लिए हम जैव विविधता में धनी है? चलिए कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ और भी बताते हैं
कि भारत में फूलों की लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। आपको 5, 7 या 10 प्रकार के फूल हैं, वो उनके नाम पता होंगे। 5000 प्रजातियां हैं। पक्षियों की लगभग 1200 से अधिक प्रजातियां हमारे देश में हैं। मछलियों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। तितलियों की 13,000 से अधिक प्रजातियां, और जो पतंगों और छोटे कीड़ों की बात करें तो 50,000 प्रजातियां हैं, वो हमारे देश में पाई जाती है। तो इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जैव विविधता में बहुत धनी राष्ट्र है। यहाँ पर एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जगत और 20% जो स्तनधारी है वो लुप्त होने के कगार पर है। यानी इन जैव विविधता अधिक है, एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें से 10% जो वनस्पति जगत है और 20% जो स्तनधारी है वो लुप्त होने के कगार पे है। हमेशा के लिए यहाँ से वो गायब हो सकते हैं, संकट में है वो। क्या कारण है संकट में होने का, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये अभी हमने समझा कि जैव विविधता होती क्या है, और हमने समझा कि भारत जैव विविधता में धनी है कैसे। थोड़ा सा और बात करते हैं कि जैव विविधता में इतनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, 7% वनस्पति और लगभग 7%, 6.5% वन्य जीव अकेले भारत में। क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है? तो इसका एक बड़ा कारण है भारत का आकार, बहुत विशाल देश है भारत। दूसरा, अलग अलग भागों में अलग अलग जलवायु है, इसके कारण भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति है या अलग अलग प्रकार के वन्य जीव है वो पाए जाते हैं। मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की है, वो भी अलग अलग वनस्पति को सपोर्ट करती है। तापमान, वर्षा, ये भी अलग अलग भागों में इनका वितरण एक समान नहीं है। भू आकृति की बात करें, पर्वतीय भाग, मरुस्थलीय भाग, पठारी भाग, ये भी अलग है। अगर ये तापमान, वर्षा, मिट्टी, जलवायु ये सब कुछ एक रहता पूरे देश में तो जैव विविधता इतनी अधिक नहीं होती। तो ये कारण है जिसके कारण जैव विविधता भारत में अधिक पाई जाती है। लेकिन इस जैव विविधता के साथ साथ एक चिंता का विषय है जो अभी हमने बात की कि 10% के आसपास वन्य वनस्पति जगत जो है, 20% के आसपास जो स्तनधारी है वो लुप्त होने के कगार पर है। काफ़ी सारी उपजातियां तो बहुत नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के बिल्कुल पास में है। कुछ जो लुप्त होने के बिल्कुल कगार के ऊपर है, उनमें है चीता, गुलाबी सर वाली बतख, ये लगभग लुप्त हो ही चुकी है, पहाड़ी कोयल। अब ये इनके विनाश के, इनकी संख्या कम होने के क्या कारण है, कैसे इसका संरक्षण किया जा सकता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक संगठन है। उसने संरक्षण की दृष्टि से कि इनका कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इनके विनाश को रोका जाए, कैसे इनकी घटती संख्या पे नियंत्रण किया जाए, उसकी दृष्टि से उन्होंने समस्त वन्य जीवों और वनस्पति जगत को कुछ कैटेगरी में विभाजित किया है ताकि प्लानिंग ठीक से हो सके, ताकि इनके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए जा सके। तो कौन सी कैटेगरीज है उनको हम देखते हैं। तो ये किसने वर्गीकरण किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने, उन्होंने 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में वर्गीकरण किया। सबसे पहले सामान्य जातियां हैं, ये सबसे पहला वर्गीकरण या पहला वर्ग है। सामान्य जातियां वो जातियां हैं जिनकी संख्या सामान्य है जीवित रहने के लिए, यानी कि उनके लिए कोई खतरा नहीं है, उनकी संख्या काफ़ी है। जैसे हम भैंस, गाय की बात करें, हम साल या चीड़, इस प्रकार के पेड़ पौधों की बात करें, हम नीम वृक्ष की बात करें हम, तो ये क्या, इनकी संख्या काफ़ी है, तो ये सामान्य प्रजातियों में आएंगी। उसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी है, जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, जैसे काला हिरण, ब्लैक बक है, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा है, इनकी संख्या है वो कम हुई है तेज़ी से और वो संकटग्रस्त है। अगर अभी कदम नहीं उठाए तो ये गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ब्लैक बक, काला हिरण हमारे हरियाणा राज्य का राजकीय पशु भी है। तीसरी जो प्रजाति, तीसरा जो वर्ग है वो है सुभेद्य जातियाँ, वल्नरेबल स्पीसीज।
ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जो परिस्थितियां वो ऐसी ही चलती रही तो ये संकटग्रस्त में आ जाएगी। यानी इनकी संख्या घट रही है, तेज़ी से नहीं घटी है, अभी तो ठीक है, लेकिन घट रही है, कम हो रही है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, जो शिकार या उन कोई कदम नहीं उठाए, तो ये संकटग्रस्त में आ जाएगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गैंगटिक डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन है, वो इसमें आता है। उसके बाद चौथा जो वर्ग है IUCN के अनुसार वो है दुर्लभ प्रजाति, रेयर स्पेसीज। दुर्लभ यानी कि ये संख्या ऑलरेडी कम है और इनकी संख्या भी कम हो रही है। इनके लिए अगर विषम परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव नहीं लेकर आए, हमने कदम नहीं उठाए, तो ये सुभेद्य में आएगी और सुभेद्य से संकटग्रस्त में आ सकती है। यानी इनके लिए भी अलग से कदम उठाने की आवश्यकता है। पांचवा, फिफ्थ जो वर्ग है, ग्रुप है, वो है स्थानिक जातियाँ, एंडेमिक स्पेसीज। ये वे जातियाँ हैं जो किसी विशेष इलाके में पाए जाते हैं, विशेष क्षेत्रों में, भौगोलिक या प्राकृतिक क्षेत्र है, हर जगह नहीं पाए जाते। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, ये सब कुछ आते हैं। ये क्योंकि विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं तो इनके लिए भी अलग से योजना बनाने की आवश्यकता है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। लास्ट जो सिक्स्थ जो कैटेगरी बनाई है IUCN ने, वो है लुप्त प्रजातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने के बाद नहीं मिली है हमें, यानी ये लुप्त हो चुकी हैं। एशियाई हाथी, एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली बतख, पिंक हेड डक। तो ये 6 कैटेगरीज हैं संरक्षण की दृष्टि से, ताकि हम ठीक से संरक्षण कर सकें। तो उन्होंने IUCN ने इनको 6 भागों में बांटा है। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियाँ। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वनों के लाभ के बारे में और वनों के या वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।